हाँ जी, तो आगे बात कर रहे हैं वैलिड कंसिडरेशन के एसेंशियल्स के बारे में। क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है किसी भी कंसिडरेशन के वैलिड होने के लिए। तो पहले कंसिडरेशन का मीनिंग थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। कंसिडरेशन क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न, बदले में दोनों पार्टीज को क्या मिल रहा है। दोनों पार्टीज को मिलना चाहिए बदले में कुछ, वो प्रॉमिस भी हो सकता है, वो कोई पैसा भी हो सकता है, वैल्यू होनी चाहिए जिसकी, ठीक है, इन द आइज ऑफ लॉ। तो जो हमारा फर्स्ट एसेंशियल है वो क्या कहते हैं? इट मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। प्रोमिसर के डिज़ायर के अनुसार ही होना चाहिए। आप बिना वजह किसी भी चीज़ को करते रहोगे लेकिन उसमें प्रोमिसर की कोई इच्छा नहीं है तो वो सारा आपके लिए वेस्ट है। वो सारी चीज़ें आपको वेस्ट ही रहने वाली है आपके लिए। तो वो एट अ डिज़ायर होना चाहिए प्रोमिसर का। द फर्स्ट एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंसिडरेशन is that the act or absence must have been done at the desire of the promiser। ये जो चीज़ कह रहे हैं कि ये जो एक्ट है फॉलो करना चाहिए, दैट एनी एक्ट परफॉर्म एट द डिज़ायर ऑफ अ थर्ड पार्टी कैन नॉट बी कंसिडरेशन। ये जो आपने एक्ट परफॉर्म करना है ये प्रोमिसर की ही डिज़ायर होनी चाहिए, उसके रिलेटेड उसके लिंक में थर्ड पार्टी की डिज़ायर नहीं होनी चाहिए कि उसके साथ लिंक्ड पर्सन उसकी डिज़ायर है तो वो कंसिडरेशन आपके लिए वैलिड होगी। नो, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो प्रोमिसर खुद है सिर्फ और सिर्फ उसकी डिज़ायर होनी चाहिए। तो जो डिज़ायर है वो प्रोमिसर की एक्सप्रेस भी हो सकती है, वो इम्पाइल्ड भी हो सकती है। कोई भी बेवजह आप एफर्ट्स करते हो तो वो सारे वेस्ट होंगे, वो कंसिडरेशन में कंसीडर नहीं होगी। अ ग्रेचुइटस सर्विसेज रेंडर्ड बाय द promisee without any request of the promiser is not a consideration enforceable at law। कोई भी ऐसी चीज़ जो आप बिना किसी रिक्वेस्ट के कर रहे हो, प्रोमिसर ने आपको कुछ नहीं बोला ऐसा करने के लिए, तो वो इन्फोर्सेबल नहीं होगी। इट्स नॉट नेसेसरी दैट वट इज़ डन बाय द प्रोमिसी बाय द वे ऑफ कंसिडरेशन शुड बी द बेनिफिट ऑफ द प्रोमिसर। ये नहीं है कि प्रोमिसी कुछ भी करेगा कंसिडरेशन देने के लिए, कंसिडरेशन के लिए वो कुछ भी करेगा, वो सारी चीज़ों का प्रोमिसर को बेनिफिट ही मिलना चाहिए या मिलेगा। It's not necessary that what is done by the promisee by the way of consideration should benefit the promiser। ये प्रोमिसर को ही बेनिफिट मिलना चाहिए उसके कंसिडरेशन के थ्रू, ऐसा जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी। एनी बेनिफिट conferred by B on C at the request of A would be a good consideration for A's promise। अगर A और B के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो ए है वो प्रोमिसर है, ठीक है, उसके डिज़ायर के अकॉर्डिंग अगर बी सी के लिए कुछ करता है ऑन द रिक्वेस्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ ए की रिक्वेस्ट पर, ए के कहने पर सी के लिए अगर कुछ करता है तो वो ए के प्रॉमिस के लिए एक अच्छी कंसिडरेशन मानी जाएगी, ठीक है। ए सीज B drawing and saved his life, A can't demand any payment for his services as it is a voluntary act on his part and B never asked him to do so। अगर A ने B की हेल्प करी है, उसकी जान बचाई है, तो उसके लिए वो पैसे नहीं ले रहा है और ऐसा वो करेगा भी नहीं क्योंकि ये वॉलंटरी एक्ट था, ठीक है। तो वो B की इच्छा नहीं थी कि ये आके उसकी हेल्प करे, उसने नहीं बोला था। अब आगे दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव 1880 के बारे में बात कर लेते हैं कि उनके केस में क्या हुआ था। देखो यहाँ पर इस केस स्टडी में आपको क्या बताया, जो डी है उसने प्रॉमिस किया पी के साथ कि वो उसे कमीशन देगा अगर वो उसके आर्टिकल्स बाज़ार में बेच देता है, सेल कर देता है, सोल्ड कर देता है। और इसके चक्कर में पी ने क्या किया, शॉप ऑक्यूपाई कर ली, शॉप खरीद ली। तो उसके लिए उसने थोड़े बहुत पैसे भी लगाए, कंस्ट्रक्शन किया उसके ऊपर बाज़ार में। तो जो मनी उसने स्पेंड करी है पी ने एट द रिक्वेस्ट, नॉट एट द रिक्वेस्ट ऑफ डी, डी ने उसको ऐसा नहीं कहा था कि तुम बाज़ार में एक शॉप खरीद लो देन मेरे आर्टिकल्स को बेचो, ऐसा डी ने नहीं कहा था, ठीक है। तो उसने जो भी किया
was spent by him at the desire of a collector of a district। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की डिज़ायर पर किया, डी की डिज़ायर पर नहीं हुआ है कुछ भी। तो यहाँ पर जो पी है वो स्यू नहीं कर सकता डी को। देयर वॉज नो कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस मेड बाय डी एंड हेंस नो कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि डी की डिज़ायर ही नहीं थी। अगर वो कहता है ऐसा करने के लिए तो हो सकता है कि उसकी डिज़ायर होती, उसकी कंसिडर करते, देन उसको कंसिडरेशन में लेते, लेकिन उसने नहीं कहा था तो अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब आगे का पॉइंट क्या कह रहा है, आप प्रॉमिस टू सब्सक्राइब टू अ पब्लिक और अ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट इज अनइन्फोर्सेबल बिकॉज देर इज नो बेनिफिट टू द प्रॉमिसर। किसी चैरिटेबल या पब्लिक प्रॉमिस के लिए जो भी वो सब्सक्राइब कर रहा है वो अनइन्फोर्सेबल होगा। बट where the other party has undertaken a liability on the faith of the promise made by the promiser, it is enforceable। ये ना हमने मीनिंग में भी डिस्कस किया था जब हम कर रहे थे, एग्जाम्पल की थी, तो वही वाली सेम चीज़ कह रहे हैं कि अगर वहाँ पे था ए ने बी को प्रॉमिस किया कि वो 1000 रुपीज़ टेम्पल की डोनेशन के लिए देगा और बी ने उसी ए के प्रॉमिस के भरोसे पर, फेथ पर फर्दर एक्टिविटीज़ की है, लाइबिलिटी उठाई है, तो वो इन्फोर्सेबल होगा। वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं, वैसे तो ये नहीं होगा इन्फोर्सेबल, वैसे तो ये अनइन्फोर्सेबल है, बट अगर उसके फेथ पर किसी ने लाइबिलिटी ले ली है, किसी के ऊपर लाइबिलिटी आ गई है, अदर पार्टी के ऊपर लाइबिलिटी आ गई है, तो ये इन्फोर्सेबल होगा। ठीक है, अब ये वाला जो केस है केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद 1886 का जो केस है, इसमें भी आपको यही चीज़ बताई गई है। डी ने 100 रुपीज़ सब्सक्राइब कर लिए कि वो कह रहा है कि मैं डोनेशन दूंगा कमेटी को। जो पी है वो सेक्रेटरी है कमेटी का, उसने डी के भरोसे पर क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्टर के साथ प्लान कर लिया और उसके अकॉर्डिंग उसने सारा काम शुरू करवा दिया और अंडरटेक द लाइबिलिटी टू पे देम, और उसने ये भी बोल दिया कि उनको पैसे मिलेंगे। अब डी ने जो है प्रॉमिस के अकॉर्डिंग अमाउंट को देने से मना कर दिया। ठीक है, तो पी ने उसको क्या कर दिया, स्यू कर दिया। तो वहाँ पर ये डिसाइड हुआ था जो प्रॉमिस था वो सब्सक्राइब टू अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के लिए था और यहाँ पर कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा डी को। तो ये जो चीज़ है यहाँ तक अगर देखें तो ये अनइन्फोर्सेबल है, बट डी के प्रॉमिस के भरोसे पर, फेथ पर, जो पी है उसने कॉन्ट्रैक्टर के साथ आगे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है उसके फेथ पर। ठीक है, अब पी की तो लाइबिलिटी आ गई ना, लाइबिलिटी अब कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए कौन लाइबल है, पी है, और पी ने ये लाइबिलिटी किसके भरोसे पर ली, डी के भरोसे पर ली, लाइबिलिटी उठाई थी, तो यहाँ पर ये इन्फोर्सेबल होगा। क्या कह रहे हैं आगे, येट इट वॉज पुटेड बाय कंसिडरेशन इन दैट पी the promisor suffered a determinant in having undertaken a liability to the contractor on the faith of the promise made by D। अब डी के भरोसे पर उसको जो नुकसान हो रहा है, वो जो रीज़न बन रहा है, कॉज बन रहा है नुकसान का, हार्म का, वो डी का प्रॉमिस है, तो यहाँ पर ये चीज़ इन्फोर्सेबल होगी, डी को पे करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये नेक्स्ट पॉइंट है, बट वेयर नथिंग हैज़ बीन डन इन द फर्दरेंस of the object of a fund raised, a promised subscription is not legally recoverable। अगर कुछ भी फर्दरेंस नहीं किया गया ऑब्जेक्ट, अगर यही वाले एग्जांपल लें, अगर डी ने जो प्रॉमिस किया था पी को, पी उस प्रॉमिस के बाद बैठ गया, उसने कोई भी आगे एक्टिविटी की नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर के साथ कोई डील किया ही नहीं है, कोई लाइबिलिटी उसके सिर पर आई नहीं है, तो ये लीगली रिकवरेबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस केस में अब्दुल अजीज़ वर्सेस माज़ूम अली, डी ने प्रॉमिस किया 500 रुपीज़ देने का पी को रीबिल्ड करने के लिए मॉस्को को, तो उसके बाद जो रिपेयर्स वगैरह है, वो रिकन्स्ट्रक्शन है, वो कैरी आउट नहीं किए गए, नथिंग हैज़ बीन डन टू कैरी आउट। तो जो वहाँ पर 500 रुपीज़ को रिकवर करने के लिए स्यू कर रहा है पी, तो ये चीज़ इन्फोर्सेबल नहीं होगी, क्योंकि
क्यों नहीं आए? पहली बात तो डी को कुछ भी गेन नहीं हो रहा, ओके। एंड सेकेंडली उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, कैरी आउट किया ही नहीं है रिपेयर के लिए। अगर कुछ करते तो इन्फोर्सेबल होता, अभी यहाँ पे नहीं किया तो यहाँ पे इनको पैसे पूसे कुछ भी नहीं मिलेगा, ओके। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है, इट मस्ट मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन as long as there is a consideration for a promise it is immaterial who has given it। ये मैटर नहीं करता कि कौन दे रहा है। it may move from the promisee or a promiser has no objection from any other person। promisee के बिहाफ पर कोई और पर्सन भी दे सकता है, बस उसमें प्रोमिसर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और जो कंसिडरेशन है वो बी के बिहाफ पर सी दे रहा है ए को इस चीज़ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो ऐसा वैलिड हो सकता है, ठीक है। और जो वाइडर कॉन्सेप्ट है, अगर इंग्लैंड का कॉन्सेप्ट को देखें तो जो कंसिडरेशन वो क्या कहते हैं, कंसिडरेशन खाली और खाली प्रोमिसी ही मूव कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। कंसिडरेशन मूव फ्रॉम अ स्ट्रेंजर बट इट मस्ट फॉलोज एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। बट जो हमारा केस है, हमारा जो लॉ है वो क्या कहता है कि कंसिडरेशन है वो स्ट्रेंजर से आ सकता है, वो थर्ड पार्टी से मूव हो सकता है, बट जो फ्लो है जो होना चाहिए वो एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर होना चाहिए। प्रोमिसर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए, प्रोमिसर की डिज़ायर बीच में होना ज़रूरी है, ओके। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब इस केस स्टडी में आपको क्या बताया गया है, केस स्टडी है एक ओल्ड लेडी है, उसने अपनी जो प्रॉपर्टी अपनी डॉटर को दे दी और साथ में ये कहा कि बेटा तुम्हें ये अमाउंट अपने मामा को देनी है, मैटरनल अंकल को देनी है ऑन द वे ऑफ एन्युटी। ऑन द सेम डे तो जो डॉटर थी जिसको मदर ने गिफ्ट किया था, उसने क्या किया, अपने भाई को दे दिया, ब्रदर को दे दिया राइटिंग में, और एग्री भी किया, एग्रीइंग टू पे द एन्युटी, एग्री भी कर लिया। तो डॉटर डिड नॉट, बेटी ने उनको पैसे दिए ही नहीं पे किए। हाउएवर द पे द एन्युटी एंड अंकल स्यू टू रिकवर इट। अंकल ने क्या किया, मामा जी ने क्या किया, उनको स्यू कर दिया अपनी पैसे लेने के लिए। तो इट वॉज हेल्ड दैट देयर वॉज सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर अंकल टू रिकवर द मनी फ्रॉम द डॉटर से वो रिकवर कर सकते हैं जिसको घर मिला था। देखो जो प्रॉपर्टी मिली वो बेटी को मिली थी, लेकिन ऑन द सेम डे उसने क्या किया, एग्जीक्यूट कर दिया राइटिंग में इन द फेवर ऑफ ब्रदर, एग्रीइंग टू पे द एन्युटी, कि मेरा भाई जो है वो एन्युटी देगा, मेरा ब्रदर देगा एन्युटी। बट उन्होंने दोनों में से किसी ने नहीं दी, तो अंकल जो है वो डॉटर से, बेटी से रिकवर कर सकते हैं एन्युटी को, ठीक है, अदर पर्सन से कर सकते हैं। अब जो हाउस था वो किसका था, लेडी का था। तो थर्ड पर्सन यहाँ पे कौन है, डॉटर है। तो जो अंकल है, मैटरनल अंकल है, तो उसके लिए जो डॉटर है वो थर्ड पर्सन है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। XYZ enter into an agreement under which X pays 4 lakh and to Y and Y agree to build a house for Z. Here Z is a party to the contract but stranger to the consideration and enforce the contract. X और Y के बीच, तीनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। X ने पे करने थे Y को और Y ने एग्री किया उसके लिए घर बनवा के देने का Z के लिए। तो जो कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट में है, जो Z पर्सन है वो कौन है, वो स्ट्रेंजर है, ठीक है। अब इस केस स्टडी में बात कर लेते हैं। इस केस स्टडी में क्या था, पुले वांटेड टू सेल द टिम्बर वर्थ $1,000। अब देखो इसमें एक पर्सन है, वो ना टिम्बर को सेल करना चाहता है, सेल करना चाहता है। पर्पज़ क्या है उसका बेचने का, ताकि वो अपनी डॉटर की मैरिज के लिए अमाउंट को जो है वो दे सके एज अ मैरिज पोर्शन, ठीक है। तो उसका जो बेटा था सर एल्बर्ट, उसने अपने पिताजी से क्या कहा, फादर से क्या कहा कि आप ना ये टिम्बर मत सेल करो,
उसने उनको रोक दिया, ही वुड गिव $1,000 टू डॉटर, वो आपकी लड़की को यानी कि अपनी बहन को पैसे देगा। इफ़ ही रिफेन्स फ्रॉम सेलिंग हिज टिम्बर, अगर वो रुकते हैं इन टिम्बर को बेचने से। पुले ने एग्री कर दिया, चलो ठीक है मैं नहीं बेचता। बट इसके थोड़े टाइम बाद जो पर्सन था, जो फादर था, उसकी डेथ हो जाती है और जो सन था उसने रिफ्यूज़ कर दिया फुलफ़िल करने के लिए अपनी ड्यूटीज़ को। उसने जो अपने पिताजी से, फादर से प्रॉमिस किया था कि वो $1,000 अपनी सिस्टर को देगा, तो उसने मना कर दिया। सन वॉज हेल्ड लाइबल टू पे, लाइबल है बिकॉज जो कंसिडरेशन है वो मूव हो चुकी है इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्लेंटिफ थ्रू हर फादर, जो बेटी है उसके फादर के थ्रू कंसिडरेशन है वो जो मूव हो चुकी है, क्योंकि जो प्रॉमिस हुआ था उसके फादर के साथ हुआ था। फादर तो पास अवे हो गया है, तो फादर के थ्रू जो है कंसिडरेशन उसके पास आ गई है, उसको मिलनी चाहिए। तो कोर्ट ने ये डिसाइड किया था, तो इट वुड बी अनजस्टिफाइड इफ़ वी अलाउ टू सन कीप द वुड, ठीक है, एंड डिप्राइव हिज सिस्टर फ्रॉम द बेनिफिट। अगर हम कहेंगे कि नहीं, जो कंसिडरेशन होनी थी वो पिता और बेटे के बीच में होनी थी, बेटी को बीच में से कुछ नहीं मिल सकता, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, ये अनजस्टिफाइड होगी। तो सन को बीच में से उसको देना ही पड़ेगा जो उसने प्रॉमिस किया था, ठीक है। तो जो ये ज़रूरी नहीं है कि जो कंसिडरेशन जिन पार्टी, जो एग्रीमेंट, जो कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टीज़ के बीच में हुआ था उसको ही मिलनी चाहिए। कंसिडरेशन थर्ड पर्सन को भी मिल सकती है एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आगे बात कर रहे हैं, कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है। जो चीज़ आप पहले कर चुके हो, ठीक है, वो चीज़ तो पास्ट में चली गई। पहले आपने किसी के लिए काम किया था, तो वो चीज़, जो सर्विसेज आप पहले प्रोवाइड कर चुके हो, तो उसकी कंसिडरेशन पास्ट की होगी। जो प्रेजेंट है वो जो चल रहा है, फ्यूचर जो अभी आना है। द वर्ड्स हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। डज प्रेजेंट के लिए हो गया, एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, एंड प्रोमिसेस टू डू, प्रॉमिस किया कि वो करेंगे, ये फ्यूचर के लिए हो गई। तो ये इंडिकेट करते हैं जो कंसिडरेशन है वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर भी हो सकती है। पास्ट कंसिडरेशन व्हेन द कंसिडरेशन फॉर प्रेजेंट प्रॉमिस वाज गिवन बिफोर द डेट ऑफ द प्रॉमिस। आज के प्रॉमिस के लिए आपने जो कंसिडरेशन है वो पहले ही दे के रखी है, इसको पास्ट कंसिडरेशन बोलेंगे। पास्ट कंसिडरेशन इफ गिवन एट द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रॉमिसर विल सपोर्ट अ सब्सिक्वेंट प्रॉमिस। अगर प्रॉमिसर की रिक्वेस्ट पर है तो ये वैलिड होगी, सब्सिक्वेंट होगी, प्रॉमिस को सपोर्ट करेगी। पास्ट कंसिडरेशन इज एज गुड एज प्रेजेंट और फ्यूचर कंसिडरेशन। पास्ट की जो है वो प्रेजेंट और फ्यूचर कंसिडरेशन की तरह ही वैलिड मानी जाती है, गुड मानी जाती है। लेकिन जो इंग्लिश लॉ है वो कंसिडरेशन को प्रेजेंट और फ्यूचर ही कंसिडर करते हैं, पास्ट को कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल देखो, P रेंडर सर्विसेज टू D ड्यूरिंग हिज मिनोरिटी एट D's रिक्वेस्ट। D जो है वो माइनर है, D की रिक्वेस्ट पर P ने उसको सर्विसेज प्रोवाइड करी थी और जो कि कंटिन्यू करता है D के मेजर होने तक, सीज्ड टू बी माइनर। मेजॉरिटी आने तक, मेजॉरिटी आने के बाद भी उसको क्या करता है, सर्विसेज दे रहा है। तो जो आफ्टर रिटर्निंग द मेजॉरिटी D प्रॉमिस टू पे एन एन्युटी टू P फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड इन द पास्ट। D ने प्रॉमिस किया कि जो आपने मेरे माइनर होने तक जो भी मुझे सर्विसेज प्रोवाइड करी है, मैं उनके लिए आपको एन्युटी दूंगा, पैसे दूंगा। इट वॉज हेल्ड दैट दिस वॉज अ गुड कॉन्ट्रैक्ट एंड P कैन रिकवर द मनी। जो P है अपनी पिछली सर्विसेज के लिए रिकवर कर सकता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। देन प्रेजेंट कंसिडरेशन, व्हेन द कंसिडरेशन फॉर अ प्रॉमिस इज गिवन साइमल्टेनियसली विद द प्रॉमिस इज कॉल्ड द प्रेजेंट कंसिडरेशन। जब प्रेजेंटली हो रहा है सब कुछ, प्रॉमिस के साथ ही दे रहे हैं, तो उसको प्रेजेंट कंसिडरेशन बोलते हैं। डूइंग और एब्सटेनिंग हो गया। तो एक्स ने सेल किया अपना कंप्यूटर वाई को 50,000 रुपीज़ का, वाई ने बदले में 50,000 रुपीज़ दे दिए हैं एक्स को,
तो दोनों पार्टीज़ को मिल गया, एक को कंप्यूटर मिल गया, एक को पैसे मिल गए, सेलर और बायर हो गए, तो ये होगी हमारी प्रेजेंट कंसिडरेशन। फ्यूचर कंसिडरेशन, फ्यूचर और एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन इज अ प्रॉमिस टू डू और गिव समथिंग इन रिटर्न इन फ्यूचर। एग्जीक्यूटर अभी पूरा हो चुका है, एग्जीक्यूटरी अभी पूरा नहीं हुआ है, बाकी है। जो भी प्रॉमिस करते हैं वो फ्यूचर में देने का करते हैं। म्यूचुअल प्रॉमिस टू मैरी, ये एग्जाम्पल हो सकती हैं। मैरिज प्रॉमिस आज कर लिया, एंगेज्ड आज हो गए, एंगेजमेंट आज हो गई है, लेकिन मैरिज फ्यूचर में करनी है। प्रॉमिस टू डू वर्क इन रिटर्न फॉर प्रॉमिस फॉर द पेमेंट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ अ फ्यूचर कंसिडरेशन। चलो, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर टूडेज क्लास। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तो लेसन अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।